गुड मॉर्निंग एट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में पाठ 5 राष्ट्रीय लक्ष्य उसके आगे का भाग पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन से तत्व महत्वपूर्ण है। उसमें हम 2 तत्व पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे आज न्याय। न्याय किसी चीज़ के सही और उचित तार्किक होने की ओर संकेत करता है। प्रजातांत्रिक समाज में न्याय वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होती है। समाज में व्यवस्था बनी रहती है। न्याय का लक्ष्य यानी उद्देश्य संपूर्ण समाज की भलाई करना है। अगर न्याय व्यवस्था होगी तो हर व्यक्ति सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा। न्याय उस सामाजिक स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों को उचित व्यवस्था से रखा जाता है, जिससे समाज में व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। न्याय की धारणा सत्य और नैतिकता के आधार पर रूप में समझी जाती है। हमारा संविधान हमें सभी नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय प्रदान करता है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसके द्वारा कानून के पालन को सुनिश्चित किया गया है। पंथ निरपेक्षता, तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। सभी व्यक्तियों को पंथ और मजहबों की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। व्यक्तियों को अपने धर्म के अनुसार उपासना करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। राज्य, धर्म और संप्रदाय किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और वर्तमान में समय में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो किसी पंथ विशेष को प्रधानता देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पाकिस्तान का संविधान उसे इस्लामिक गणराज्य घोषित करता है, तो हमारे संविधान में घोषित किया गया है कि हमारा राज्य क्या है, पंथ निरपेक्ष है। वो किसी भी पंथ के तरफ हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्यों ने किसी भी पंथ को मान्यता नहीं दी है। सभी को समान अधिकार प्राप्त है। सभी नागरिकों को अपना धर्म पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है और यह आवश्यक भी है। राष्ट्रहित को व्यक्तिगत हित के ऊपर हमेशा समझना चाहिए। सर्वोपरि क्या है, हमारा राष्ट्र का हित, ना कि हमारा हित। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग, हमारा एक अन्य राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था स्थापित करना, सहयोग प्रदान करना। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत ने पंचशील के सिद्धांत, गुटनिरपेक्षता की नीति और निःशस्त्रीकरण को अपनाया है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है कि हम विश्व में सर्वत्र शांति चाहते हैं। हम सिर्फ भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं। और शांति की स्थापना के लिए यदि हम कुछ भी कर सके तो उसे भरसक प्रयत्न करेंगे। उसके लिए हर संभव हम प्रयत्नशील रहेंगे। गुट निरपेक्षता यानी शक्ति गुटों और सैनिक गठबंधनों से पृथकता, स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय पर अपना निष्पक्ष और स्वतंत्र विचार रखना ही क्या कहलाता है, गुट निरपेक्षता कहलाता है। निःशस्त्रीकरण यानी निःशस्त्रीकरण का अर्थ है शस्त्रों की दौड़ समाप्त करना, बिना शस्त्रों से काम करना। और इसके लिए विश्व शांति की स्थापना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम भारत ने उठाया है निःशस्त्रीकरण को अपनाकर। आज विश्व के सभी राष्ट्र एक दूसरे पर किसी न किसी प्रकार से निर्भर हैं। आज संचार के इतने सारे साधन हैं और विकसित हो गए हैं कि यदि विश्व के किसी भी भाग में कोई घटना घटित होती है तो हमें उस घटना के बारे में 1 मिनट में या 1 सेकंड में ही जानकारी हमें मिल जाती है और उसका प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था पर भी पड़ता है। हमारे पड़ोसी देशों, विश्व में जो भी कुछ घटित होता है उसके प्रति उदासीन नहीं रह सकते। हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए हर संभव तैयारी करनी ही होगी। तो इसके लिए आवश्यक हथियार रखने होंगे और हम संसाधनों का अधिकांश भाग अपनी रक्षा पर भी व्यय करते हैं। हमारे सामाजिक आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है, तो आत्मरक्षा के लिए आवश्यक हथियार और आर्थिक विकास दोनों पूर्ण और संतुलित होना चाहिए। हम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग के प्रति प्राचीन काल से ही पक्षधर में रहे हैं, इसके पक्ष में रहे हैं और भारतीय संस्कृति के मूल में सहअस्तित्व और सहिष्णुता की नीति को अपनाते चले आ रहे हैं। अब इसका जो पहला भाग था खंड आ, वो था राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति। अब जो खंड बा है वो हम पढ़ेंगे लोकतंत्र एवं नागरिक। लोकतंत्र का शासन का एक प्रकार है और ये एक राजनीतिक आदर्श भी है।
लोकतंत्र यानी बहुमत का शासन मात्र नहीं, बल्कि इस बात को भी निर्धारित करने का तरीका है कि कौन लोग शासन करेंगे, किन उद्देश्यों के लिए शासन किया जाएगा। तब यहाँ पर अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा है जिससे हम लोकतंत्र को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वो क्या है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। इससे क्या स्पष्ट होता है इसका अर्थ कि लोकतंत्र जनता का यानी जनता की सरकार, जनता के लिए यानी जनता की ओर से, और अर्थात जनहित के लिए और कार्य करने वाली सरकार यानी जनता द्वारा शासन। तो लोकतंत्र को सभी प्रकार की शासन पद्धतियों में सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि इसमें किसी न किसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता होती है, सभी की जिम्मेदारी होती है। आदर्श लोकतंत्रीय सरकार तभी संभव है जब नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो। नागरिकों को अपने देश या क्षेत्र की समुचित जानकारी रहेगी तो वह सही निर्णय ले सकेगा। इसलिए नागरिकों को समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सार्वजनिक सभाओं और अन्य साधनों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक जागरूक और साक्षर होना चाहिए ताकि वह अपने मत का सही उपयोग, उचित उपयोग कर सके। अगर वो पढ़ा लिखा रहेगा तो उसे यह जानकारी होगी कि कौन व्यक्ति सही है और किसकी सरकार सही होगी, और वह अपना मत सही से उसके मत का उपयोग कर सकेगा। नागरिकों को सरकार के क्रियाकलापों और विचार विमर्श और आलोचना करने का भी अधिकार होता है। उन्हें सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करने का भी अधिकार है। अगर वो चाहे तो उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं और अपनी बात उन तक पहुंचा भी सकते हैं। ऐसे लोकतंत्र जहां जनता अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करके भेजती है उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, और भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली है। इसके अंतर्गत लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दल चुनाव में अपने अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं। वे मतदाताओं को अपनी नीति और कार्यक्रम समझाते हैं। राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये दल क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधि चुनाव में लड़ने के लिए खड़े करते हैं और वे जनता और सरकार के बीच एक कड़ी का कार्य भी करते हैं। वे जनमत का निर्माण भी करते हैं। नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है। जो दल बहुमत प्राप्त करता है, जिसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त होते हैं, उसी की सरकार बनती है। जो दल अल्पमत में होता है वह प्रतिपक्ष दल का कार्य भी कर सकता है। सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का प्रतिपक्ष प्रश्न, उप प्रश्न पूछकर स्थगन प्रस्ताव लाकर नियंत्रण रखता है, जिससे सरकार जनता के कल्याण के लिए ही कार्य करने के लिए बाध्य होती है। उसे पता रहता है कि अगर हमने जनता के लिए कोई कार्य नहीं किया तो आगे आने वाले समय में हमें यही जनता नकार देगी, अस्वीकार कर देगी। इसलिए वो जनता के हित के लिए, कल्याण के लिए ही कार्य करना, अपनी भागीदारी, अपनी समझ से काम लेना वो समझते हैं। अब इस प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो क्या है? वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार को अधिकांश लोकतांत्रिक राज्यों ने स्वीकार किया है। यह मताधिकार सबसे अधिक और सबसे अच्छी प्रचलित सिद्धांत पर आधारित प्रणाली है। मताधिकार नागरिकों का एक महत्वपूर्ण अधिकार है। भारत में संविधान द्वारा नागरिकों को मत देने का महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है। हमारे देश भारतवर्ष में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने वाले हर प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार है, चाहे वह किसी भी लिंग, वर्ग, जाति, पंथ का हो, यानी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग का हो। बिना यह अधिकार सबको प्राप्त है। हम सार्वभौम वयस्क मताधिकार इसको कहते हैं। प्रत्येक नागरिक को अपने मत का प्रयोग स्वविवेक से अवश्य करना चाहिए और वयस्क मताधिकार समानता के सिद्धांत पर ही आधारित है। अब आता है मतदान और उसका महत्व। तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मतदान का बहुत अधिक महत्व है। मतदान द्वारा मतदाता यह तय करता है कि किस प्रकार के प्रतिनिधियों को अपने शासक के रूप में उसे चुनना है। अब तक हमारे देश में संघ सरकार के 16 सामान्य निर्वाचन हो चुके हैं, जबकि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्येक वयस्क नागरिक जो कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है
अपने मत का प्रयोग अपनी इच्छा के अनुसार वह कर सकता है, उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता है। हमारे देश में कुछ नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं, जिसका मुख्य कारण है कि जागरूकता की कमी या शिक्षा का अभाव। या तो उन्हें पता नहीं रहता है या उनमें जागरूकता की कमी रहती है या वो अशिक्षित होते हैं। कुछ नागरिक उदासीनता के कारण मतदान नहीं करते। कुछ सोचते हैं कि मुझे इससे क्या लाभ होगा। वे यह अनुभव नहीं करते कि चुनाव में मतदान करना उनका अधिकार ही नहीं, उनका कर्तव्य भी है। जब मतदान के सामने अनेक प्रत्याशी होते हैं तो उनमें से किसी एक का चुनाव करना पड़ता है। मतदाता को प्रत्याशी चयन करते समय उनके गुण तथा उनके सामाजिक कार्यों की जानकारी होनी चाहिए। उसे ऐसे व्यक्ति को अपना मत देना चाहिए जो जनता की भलाई के लिए निष्ठापूर्वक कार्य कर सके। निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्रों में राजनीतिक दलों के उद्देश्य लिखे होते हैं, उनकी कार्यक्रम की जानकारी दी होती है। वे ऐसे राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को अपना मत दें जो देश की एकता और अखंडता बनाए रखें, सभी नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करने के लिए तत्पर हो। तो हमें ऐसे नागरिकों को ही ऐसे ही प्रतिनिधियों को ही चुनना चाहिए जो जाति, धर्म और क्षेत्र विशेष की भावनाओं से प्रेरित मतदान लोकतंत्र को क्या कर देता है, कमज़ोर बना देता है। इसलिए हमें सबसे सर्वोपरि किसको चुनना चाहिए, अपने राष्ट्र को, राष्ट्र के हित को। यहाँ तक इस पाठ को आपको पढ़ना है, आगे का भाग हम अगली